हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा सारस्वत और आज हम मैक्स वेबर का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नौकरशाही व्यवस्था, अधिकारी तंत्र या फिर ब्यूरोक्रेसी। इसको अच्छी तरह से समझेंगे इस चैप्टर में। और इसी के साथ ही आपका आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस व्यवस्था को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले नौकरशाही व्यवस्था को समझाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी कि मैक्स वेबर ने अपने आदर्श प्रारूपों का 3 जगह पर प्रयोग किया। एक था सत्ता, जिसको हमने पढ़ लिया है, दूसरा है नौकरशाही व्यवस्था और तीसरा है धर्म का सिद्धांत, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि आदर्श प्रारूप के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है इस व्यवस्था को कि क्या होती है नौकरशाही व्यवस्था। इसको हम आगे अच्छे प्रकार से समझते हैं। तो देखिए, मैक्स वेबर ने तर्क विधिक सत्ता के उदाहरण के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। तर्क विधिक सत्ता, जैसे कि हमने पढ़ा, 3 प्रकार की सत्ता होती है: करिश्माई सत्ता, तार्किक सत्ता और परंपरागत सत्ता। तो उसमें से देखिए, तर्क विधिक सत्ता के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है कि जो तर्क के आधार पर प्राप्त होती है सत्ता, जैसे कि एक नौकरशाह, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया जब मैं आदर्श प्रारूप सत्ता पढ़ा रही थी उस समय, कि IAS PCS होते हैं, वे तर्क विधिक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपनी सत्ता को, अपने पोस्ट को प्राप्त करते हैं तर्क विधिक रूप से, तार्किक रूप से एग्जाम पास करके, न कि किसी परंपरा के आधार पर, न ही किसी करिश्मा के आधार पर। तो इससे हमारे समझ में आ जाता है कि जो नौकरशाही व्यवस्था है वो तर्क विधिक सत्ता का ही एक उदाहरण है या रूप है। तो ऐसे इसको एक आदर्श प्रारूप के रूप में प्रस्तुत किया है मैक्स वेबर ने। दूसरी बात आती है कि नौकरशाही का जो आदर्शात्मक पहलू प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयत्न किया है कि क्या होती है नौकरशाही व्यवस्था, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि नौकरशाही व्यवस्था की क्या क्या अंतर्गत आता है। तो ये देखते हैं, अब इसका समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं कि होती क्या है नौकरशाही व्यवस्था। तो देखिए, अधिकांश निर्णय जो होते हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। नीतियों को इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित कौन करता है? अधिकारी करते हैं। हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने रूल बना दिए हैं कि राशन मिलना चाहिए, लेकिन राशन पहुंचाने तक का कार्य कौन देखता है? अधिकारी देखते हैं। एक इस तरह संस्थानात्मक व्यवस्था होती है अधिकारियों की, वो व्यवस्था एक चेन के रूप में कार्य करती है और हर व्यक्ति तक उस नीति को इम्प्लीमेंट कराने का प्रयत्न करती है, यानी जन सेवा उनका लक्ष्य होता है। तो नीतियों के निर्वहन के लिए ब्यूरोक्रेसी बनाई जाती है। इसमें सोपान होते हैं। सोपान का तात्पर्य होता है कि स्टेप बाय स्टेप बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी और छोटे कर्मचारी तक इनके सोपानिक क्रम होते हैं। इनका उद्देश्य एक ही होता है कि वो जनता की सेवा करने चाहते हैं, इसीलिए इनको पब्लिक सर्वेंट भी कहते हैं। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं, IAS और PCS की बात कर रहे हैं। उन्हीं को नौकरशाही के अंतर्गत रखा जाता है, अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत रखा जाता है ऐसी व्यवस्था को। तो मैक्स वेबर ने इसको डिफाइन कैसे किया, क्या बताने का प्रयत्न किया है। तो देखिए, सरकारी संगठन, जैसे कि हमारे सरकार के जो विभाग होते हैं, शिक्षा का विभाग है, स्वास्थ्य का विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं। तो सरकारी संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों में ऐसा भी है कि कुछ जैसे नीतियां नेता बनाते हैं, तो कुछ नीतियों का फॉलो केवल सरकारी संगठन ही नहीं करते, बल्कि कुछ NGOs भी होते हैं, गैर सरकारी संगठन भी होते हैं। में उनका जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्ति करने के लिए तर्कसंगत सत्ता के अधीन जो उनको सत्ता प्राप्त हुई है तार्किक रूप से, यानी अधिकारी बने हैं तो IAS बने तो IAS, PCS बने तो PCS, या जो भी रेवेन्यू ऑफिसर बने, जो भी ऑफिसर बने, आपकी जो सत्ता आपको प्राप्त हुई उसके अधीन मिलजुल कर कार्य करने की व्यवस्था ही नौकरशाही है। तो इस तरह से हमारे समझ में आ जाता है कि नौकरशाही व्यवस्था एक ब्यूरोक्रेसी, अधिकारियों की एक तंत्र जो है उसकी बात करी गई है मैक्स वेबर ने। तो इस तरह से हमारे ये समझ में आ जाता है कि नौकरशाही व्यवस्था क्या होती है। नौकरशाही व्यवस्था एक आदर्श प्रारूप के रूप में प्रस्तुत की है और एक तर्क विधिक सत्ता का ही एक उदाहरण है। अब देखते हैं इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसकी विशेषताओं पर जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, एक संस्थानात्मक व्यवस्था है, अर्थात पदों का सोपानिक विभाजन होता है। इसमें सोपानिक विभाजन से मतलब है कि ऊपर उच्च अधिकारी, फिर उनके नीचे 2-4 अधिकारी होते हैं, फिर उनके भी नीचे 2-4 अधिकारी होते हैं। आप देखिए कि जो क्रम होता है, DM है, ADM है, SDM है, ये सारे जो क्रमिक रूप से आप देखते हो संस्थानात्मक व्यवस्था पाई जाती है। इसमें कोई भी उच्च नहीं माना जा सकता, ना ही कोई निम्न माना जा सकता। एक के बाद एक संस्थानात्मक व्यवस्था पाई जाती है और ना ही ये समान विभाजन होता है, जो समान नहीं होता। इसमें ग्रेड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर वरीयता दी जाती है अधिकारियों को। तो यानी संस्थानात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ये बात अवश्य है कि हाँ, इनका जो लक्ष्य होता है वो समान होता है। इनका लक्ष्य क्या है? जनता की सेवा करना, पब्लिक सर्वेंट भी कहा जाता है। उसके लिए क्या करते हैं? संयुक्त प्रयत्न करते हैं।
जैसे कि गवर्नमेंट ने एक रूल, जैसे मैंने बताया कि नीति बना दी कि सभी के लिए एक रूल बनाए, ये आयुष्मान भारत योजना जैसे बनाई, तो संयुक्त रूप से एक लक्ष्य रख दिया कि आपको इम्प्लीमेंट कराना है। तो सारे अधिकारियों का लक्ष्य क्या रहेगा? एक ही लक्ष्य रहेगा कि इसको कैसे भी इम्प्लीमेंट कराया जाए, भले ही चाहे वो अधिकारी उच्च दर्जे का हो या निम्न दर्जे का हो। तो इस तरह से हमें समझ में आ जाता है कि समान लक्ष्य हैं। संगठन की गोपनीयता को बनाए रखने का उद्देश्य होता है कि संगठन में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं उनकी गोपनीयता बनी रहे, मुख्य रूप से क्या रहे कि गोपनीय रहे उनकी बात है। और इसके लिए क्या होता है कि निश्चित नियमों की व्यवस्था करी जाती है। निश्चित नियमों से मतलब है कि ये कोई भी, जैसे हमने देखा हलवा सेरेमनी को ही ले लीजिए, जब भी बजट बनता है उससे पहले, जैसे जब तक वो बजट प्रस्तुत नहीं हो जाता तब तक जितने भी अधिकारी इस बजट में शामिल हैं वे हलवा सेरेमनी के बाद में अपने घर नहीं जाते। यानी उनके निश्चित नियम हैं कि आप किसी से इस बात को शेयर ना कर दो, गोपनीयता भंग ना कर दो, इसके लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं इनके। तो इस तरह से हमें समझ में आ जाता है कि ये निश्चित नियमों की एक व्यवस्था होती है। फिर है कि कार्य के बेहतर नियमन हेतु निश्चित अधिकार क्षेत्र, डेफिनेटली उनके अधिकार क्षेत्र होते हैं, एक उनका एरिया होता है, वहीं कार्य कर सकते हैं। शिक्षा विभाग का अधिकारी स्वास्थ्य विभाग में कार्य नहीं कर सकता, उनका अपना दायरा है। जैसे डीएम का एक अपना दायरा है कि वो अपने ज़िले में ही कार्य करेगा, ज़िले में ही अपनी होगा उसका जो अधिकार होगा, किसी और ज़िले में जाकर के अधिकार नहीं दिखाएगा वो। तो ठीक है, उसका एक अधिकार क्षेत्र होता है, निश्चित अधिकार क्षेत्र। अधिकारियों की अब आती है नियुक्ति कैसी होती है। तो उनका देखिए, नियुक्ति तो हमें सबको पता है कैसे होती है, काफ़ी कठिन परीक्षाएं होती हैं, उनके बाद उनकी नियुक्ति होती है और उसके बाद उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था करी जाती है। उनको प्रशिक्षण ऐसा दिया जाता है कि वो अपनी दायित्वों का निर्वहन सही प्रकार से कर सके। तो हम देखते हैं कई प्रकार की ये संस्थात्मक व्यवस्था है। लक्ष्य एक होता है, गोपनीयता के ध्यान रखने के लिए नियमों की व्यवस्था करी जाती है और उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है। अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हम ये सारी विशेषताएं अपनी ब्यूरोक्रेसी व्यवस्था में हम देख सकते हैं। संगठन में गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक निश्चित दस्तावेजों की भी बात करी गई। दस्तावेजों से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिखित दस्तावेजों की होती है। वर्तमान में ये डिजिटलाइज हो रहे हैं, परंतु इससे जो पहले समस्या थी वो थी लाल फीताशाही की समस्या। लाल फीताशाही का तात्पर्य होता है कि एक फाइल है, उस पर लाल फीता बनता था और उसको अलग अलग व्यक्ति, जब तक वो सभी अधिकारियों से जांच नहीं हो जाती थी जो कि रिलीवेंट अधिकारी हैं, तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो बहुत ज़्यादा समय लगता था ये लाल फीताशाही। ये क्योंकि इसमें किस लिए था? क्योंकि वहाँ पे लिखित दस्तावेज़ों की बात करी गई। लिखित दस्तावेज बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे, लेकिन अब डिजिटलाइज हो गया है। अब ऑनलाइन सिग्नेचर हो जाते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो काफ़ी अब अधिकारियों का कार्य काफ़ी आसान हो गया है। पहले था कि एक जो कोई भी नीति है उसको इम्प्लीमेंट करने में महीनों लग जाते थे, काफ़ी सालों भी लग जाते थे किसी कार्य को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि वो लिखित दस्तावेज़ों का महत्व था। लेकिन अब इसमें संशोधन आ रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है, तो समझ में आ जाता है हमारे कि गोपनीयता का कितना ख्याल रखा जाता है इसमें, इस व्यवस्था में। अधिकारियों को वेतन एवं भत्तों के साथ पदोन्नति जैसी कुछ कई सुविधाएं दी जाती हैं, उनको भत्ते दिए जाते हैं, पदोन्नति, जिससे कि जैसे कि हमने पढ़ा संस्थात्मक सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत में, जो कि डेविस एवं मूरे का है, कि किस प्रकार से प्रलोभन भी दिया जाता है इनको। यस, इसीलिए तो ये आगे आते हैं कि इनको प्रलोभन है, वेतन है, पदोन्नति है, एक अच्छी सत्ता है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं। तो इन सुविधाएं तभी तो योग्य व्यक्ति ऊपर आएंगे, जैसे कि उस सिद्धांत में कहा गया है डेविस एवं मूरे के में। तो सुविधाएं हम देखते हैं तो सुविधाएं दी जाती हैं। इस प्रकार की आदर्श नौकरशाही व्यवस्था की छवि भारत की अफसरशाही व्यवस्था में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। डेफिनेटली हम देख सकते हैं इसकी, भारत में ऐसी अफसरशाही व्यवस्था प्रचलित है और आज भी हम देख पा रहे हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, आज हम अपनी IAS PCS के रूप में अधिकारी तंत्र जो है उसको देख सकते हैं। अब इस सिद्धांत की आलोचना देखते हैं कि मार्क्स ने क्या बोला है। मार्क्स, चूँकि आप समझते, जैसे आप पढ़ेंगे अभी मार्क्सवादी सिद्धांत को, उन्होंने पूंजीवाद को अपोज किया है, पूंजीवाद को मना किया है। और मार्क्सवादी इस व्यवस्था को श्रमिकों के शोषण करने वाली व्यवस्था मानते हैं। वे मानते हैं कि ये जो अधिकार है, अधिकारी तंत्र है, ये राज्य के हाथ में, और राज्य को तो पूंजीवादी व्यक्तियों के हाथ का कवच माना है उन्होंने राज्य को। मार्क्स ने यह माना है कि जो राज्य के अंतर्गत आने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, एटलीस्ट शिक्षा भी, ये अधिकारी तंत्र, जो भी चीज़ें, सब कुछ कठपुतलियाँ हैं पूंजीपतियों के हाथ की, जैसे कि मार्क्स ने बोला है। इसीलिए वे श्रमिकों के लिए शोषणकारी मानते हैं। ये मानते हैं कि अधिकारीगण सिर्फ बड़ों के लिए ही बड़े व्यक्तियों, धनाढ्य व्यक्तियों के लिए ही कार्य करते हैं, गरीबों के लिए नहीं करती, श्रमिकों के लिए नहीं करते। और यही कारण है कि उन्होंने इसकी आलोचना करी है सिद्धांत की।
कठोर नियम आदर्शात्मक नहीं हो सकते बल्कि सृजनात्मकता में बाधक हैं। कठोर नियम आदर्शात्मक नहीं हो सकते बल्कि सृजनात्मकता में बाधक होते हैं। देखिए, हम जितना जब अपॉइंटमेंट होता है अधिकारियों का तब काफ़ी वो सृजनात्मक होते हैं, लेकिन बाद में यानी क्रिएटिव होते हैं, लेकिन बाद में जब वो अपने नियमों के अंदर बंध जाते हैं तो वे उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी आलोचना की जा सकती है सिद्धांत की, क्योंकि कोई भी सिद्धांत बिना आलोचना के पूरा नहीं माना जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनकी भी आलोचना कर सकते हैं। तो आज ये सिद्धांत में इतना ही। इस सिद्धांत से मैं बताना चाहूँगी कि कुछ क्वेश्चंस जरूर बनते हैं कि ये व्यवस्था किसने दी है, मैक्स वेबर की है, कहाँ पर प्रयोग किया, आदर्श प्रारूप के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है, और इसकी कुछ विशेषताओं को लेकर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी विशेषता है। तो तर्क विधिक सत्ता पर बेस्ड है, तार्किक क्रिया से संबंधित है। तो आई होप आपकी ये अवधारणा पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मैं अपना ये विराम देती हूँ आज के लेसन को। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।